हैं प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मनोज कुमार से मैं पूछूंगा, मनोज साहब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस तरह के हालात में दो संकेत दिखाई देते हैं। एक तो यूनुस खुद घिर गए हैं, उसके के पीछे का कारण ये है कि उनके साथ तख्ता पलट में पूरी रणनीति में जो लोग शामिल थे अब उनके अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई हैं, जिनमें एक नाम नासिर इस्लाम का निकल कर आ रहा है। वो एक अलग पार्टी बना रहे हैं और इसे लेकर बहुत पहले से वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन तमाम ये वो लोग हैं या यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर बहुत ही अपरिपक्व हैं। इन्हें संभावना दिखाई दे रही तो उस संभावना के तहत ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस विरासत की ज़मीन पर पैर कैसे रखा जाता है और अगर पैर रख भी लिया है तो उस पर संतुलन कैसे बनाए रखता है। देखिए मनोज जी, आपने अभी जो आंकड़ा दिखाया और वो पूरी तरीके से दिखाता है कि यूनुस सरकार पूरी तरीके से विफल है। आपने पिछले 4 महीने का और 5 महीने का जो भी आंकड़ा है, वो ऑब्वियसली कि मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट से और ज़्यादा ही घटनाएं घटी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी देश का जो आंतरिक मामला होता है या जो भी होता है उसके सोसाइटी पर निर्भर करता है। और बांग्लादेश का जो इतिहास है उससे आज यूनुस सरकार जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है वो सबक लेना नहीं चाह रही। जिस प्रकार से वो आईएसआई और खास करके जो पाक के जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके इशारे पे काम कर रही है। और हम सब जानते हैं, पूरा आज की डेट में पूरा एक्सपोज हो चुका है कि वो जॉर्ज सोरेज और क्लिंटन के एक तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहे थे वहाँ पे। और जिस तरीके से उन्होंने छात्रों का सहारा लिया शेख हसीना एक चुनी हुई सरकार को अपदस्त करने के लिए, तो आप देखिए कि वही भीड़ आज मुजीबुर रहमान का पुतला तोड़ रही है, उनके घर को जलाया जा रहा है। तो आप देखिए मोदी प्रधानमंत्री जी का, देश के जो प्रधानमंत्री, अभी उनकी मीटिंग ट्रंप के साथ हुई। आप उसके बाद से आप देख सकते हैं घटनाएं में तेजी आई। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शेख हसीना जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक एड्रेस किया है, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है और भारत को भी 1971 का इतिहास दोहराने का समय आ गया। क्योंकि देखिए कोई भी देश, इस तरीके के देश जहां पे एक चुनी हुई सरकार को जब अपदस्थ किया जाता है तो विदेशी फंडिंग के आधार पे ही चलता है। अब वो सारे फंडिंग बंद हो चुका है क्योंकि अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने हर चीजों को चेक एंड बैलेंस किया है, मुझे लगता है कि उसी का प्रभाव दिख रहा है। और नो डाउट शेख हसीना का जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वो अपने लोगों को वहां से फिर से बाहर निकलने के लिए वो कोशिश कर रही हैं। और जिस प्रकार से देखिए कोई भी आंदोलन जब होता है, जब तक वहाँ की जनता खड़ी नहीं होगी तब तक बाहर से कोई जाके लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये बड़ी चीज और है। और बांग्लादेश जिस तरीके से जो उसका जियो पॉलिटिक्स है और भारत लगभग उसका 90% हिस्सा जो है बॉर्डर भारत के साथ शेयर होता है। आप समझ सकते हैं कि भारत भी समय के इंतजार में था और विदेश नीति में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारत के लिए जिस तरीके से ओपन हैंड ट्रंप ने दे दिया है, और हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसे हमारे मोदी सरकार में ऐसे डिप्लोमेट्स, ऐसे कूटनीतिज्ञ बैठे हुए हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। डोभाल साहब अपना काम शुरू कर चुके होंगे और मोदी जी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को बिना युद्ध लड़े 10 साल में उसकी क्या स्थिति बना दी है अपनी कूटनीति माध्यम से। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता इस चीज को समझ रही है और यूनुस कभी भी चुनाव नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि चुनाव अगर हम कराते हैं तो आने वाले उस चुनाव में उनकी हार होनी है। तो ये जो सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट है, जो वहाँ के लोग निकल के आ रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं कि उनके सलाहकार और इस तरीके के पॉलिटिकल एम्बिशंस खड़े हो रहे हैं, तो नो डाउट देखिए आज एक सूचना का तंत्र है पूरे विश्व में और हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने समाज का नेतृत्व करें। तो यूनुस ने जो महत्वाकांक्षाएं वहां दिखाई थी और आके जिस प्रकार से बांग्लादेश के इतिहास का ही समाप्ति कर रहे थे, तो वो लोग अब चीजों को समझ चुके हैं और अब समय आ गया है कि शेख हसीना को अपने धरती पे जाना चाहिए और भारत ने जिस तरीके से उनको यहाँ पे शरण दिया और लेकिन कैसे ये जानने के लिए हम चलेंगे विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण साहब, आप अपने बयान के जरिए ही समझाइए कि आखिर कैसे, क्योंकि वहां से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, आप वहां के हालात को समझ रहे हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। उन घटनाओं के मद्देनज़र शेख हसीना को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि जब तक मैं खुद इस पूरे मामले को अपने हाथ में नहीं लूंगी तब तक लगता है कि चीज़ कुछ हो नहीं पाएगी और वो असर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भले ही भारत की सरजमी से, लेकिन उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कुछ घट रहा है वो ठीक नहीं है। आतंकवादियों हाथ की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार वहां पर अत्याचार कर रही है, वहां के बुद्धिजीवी लोगों पर अत्याचार कर रही है, कलाकार लोगों पर
अत्याचार कर रही है और आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ताओं को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। रहा सवाल उन पुलिस वालों का जो इस आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं, उनसे चुन चुनकर हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन क्या भारत में बैठकर बयान के जरिए, संकेत के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए काफी है, या इसके लिए शेख हसीना को वहां जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो वो सही समय कब है? हाँ, देखिए बिल्कुल सही मनोज जी, आपने क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा किया है और इसका उत्तर भी लंबा चौड़ा ही होगा। बिल्कुल, मैं तो देखिए सुनने को शेख तैयार हूं। हसीना, हाँ देखिए शेख हसीना की हम बात करते हैं। शेख हसीना बहुत अच्छे से फाइट करने वाली लेडी रही है। खालिदा जिया से सत्ता को लेना, जब हम देखते हैं जब वो पावर में आई थी 96 में पहली बार, तो एक पावर यानी पूरा स्ट्रगल के बाद फिर हम देखें 2001 में खालिदा जिया से दोबारा से पावर में आना और फिर लगातार आपका चौथा कार्यकाल उनका ही चल रहा था। तो मैं ये तो मानता हूँ कि अवामी लीग इतने समय तक, लंबे तक समय तक सत्ता में रही है, तो उसकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी होगी, तमाम तरह की बातें होंगी। था क्या कि जो ये आंदोलन था, ये बाहर के सपोर्ट की वजह से इतना लंबा चल रहा था और ये पूरा आंदोलन के आपको परिवर्तन देखने को मिला, जो खूब आपको देखने को मिला। जब वो बाहर से समर्थन बंद हुआ, यानी कि जो डीप स्टेट का समर्थन अमेरिका से बंद हुआ, जिस प्रकार से डॉस की रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट बिल्कुल जाहिर कर देती है कि इस प्रकार का जो था परिवर्तन वो आंतरिक रूप से हुआ है। अब बाहर क्या था कि जब अमेरिका ने जब कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई लीडर है तो भारत है, भारत इस मामले को देखेगा। और मैं देख रहा हूँ कि अभी एक दिन पहले ही हम देखें तो ओमान में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में हमारे जयशंकर जी जो है वो बांग्लादेश के जो विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं उनसे मीटिंग भी करते हैं। मुझे लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी कूटनीतिक प्रयासों में लगा हुआ है और जो मेरा अपना अनुमान है कि कहीं ना कहीं खालिदा जिया और जो यानी कि बांग्लादेश की जो दोनों बेगमें हैं, एक तो शेख हसीना और आपका खालिदा जिया, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे तो ये तक लग रहा है कि यूनुस के साथ भी हो सकता है कि जो मोहम्मद यूनुस है उनको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं यूनुस इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे को कट्टरपंथियों के द्वारा या आईएसआईएस के द्वारा यूज किया गया और यूज करने के बाद एक थ्रो वाली स्थिति बना दी जा रही है कि मेरे को कभी भी थ्रो कर दिया जाएगा। तो यूनुस भी इस स्थिति में कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं तलाशने का प्रयास करेंगे कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अमेरिका शरण देगा नहीं, पाकिस्तान की हालत ऐसे नहीं कि वो किसी को शरण दे सके। रही बात चीन, तो मुझे लगता है कि चीन भी इस प्रकार का कोई मोहम्मद यूनुस को शरण देने वाला है। तो बहुत सारे हालात यहाँ पे बदल रहे हैं। और रही बात शेख हसीना की वापसी की, देखिए अवामी लीग को लेकर बीएनपी ने कहा था कि भाई चुनाव होने चाहिए और अवामी लीग की वैल्यू पर प्रतिबंध होना चाहिए, उसको भी पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में आने का अधिकार होना चाहिए। और अभी जो ये पार्टी बन रही है, नई पार्टी, जिसके हम देख रहे हैं कि नई पार्टी की पूरी जोर शोर से बात चल रही है, जो दो कमेटी, एक तो जातीय नागरिक समिति और दूसरा आपका जो भेदभाव करके जो समिति बनी थी जिसके बैनर की तरह आंदोलन हुआ था, वो दोनों कमेटी मिलकर इस नई पार्टी को वहां पे जन्म देने का प्रयास कर रही है। जी। लेकिन जो नई नई पार्टी का जो मुझे उम्मीद लगती है कि नई पार्टी के पास में बहुत क्लियर विजन नहीं है। वो एक आंदोलन, और आंदोलन भी कैसा है, एक हिंसक आंदोलन जो आप दिखा रहे थे रिपोर्ट, इसमें हम देखें जो मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो भी इस प्रकार की चीजों को दिखा रही है। तो हिंसा के दम पर अगर आपने आंदोलन किया और आपने तो एक तरह से कहीं ना कहीं मनमर्जी चलाई है, आपको जो पसंद नहीं था उसके घर जाके धरना देना शुरू कर देते हैं, आपको सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट आपने विजिट। सही कहा, क्योंकि हिंसा को लेकर जो काम आपने किए हैं, जो संकेत आपने दिया है, अगर उसके आधार पर आप पार्टी बनाएंगे तो आपकी पार्टी की स्थिति क्या होगी। असल में ग्राफिक के जरिए एक बार समझा देते हैं, क्योंकि यूनिस की परेशानी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि छात्र नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसको लेकर जो उनकी तैयारी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि नाहिद इस्लाम और यूनिस की इमेज, जो जो तस्वीरें हैं, ये आप देखिए, ये उन छात्र संगठनों की तस्वीरें हैं जो अब पार्टी बनाने जा रहे हैं। असल में जेएनसी ने 11 जनवरी से 1 फरवरी के बीच जो 90 स्थानीय समिति हैं उनका गठन कर लिया है। जेएनसी के देश में 257 इलाकों में प्रतिनिधि समितियां बना ली हैं। एडीएसएन ने अब तक 30 से ज्यादा जिलों में कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी समितियों की स्थापना कर दी है और 24 फरवरी को पार्टी के नाम का ऐलान भी हो सकता है, ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के लिए जनमत सर्वेक्षण कराया गया है, करीब 1.5 लाख लोगों से यह साझा किया गया है और ऑनलाइन सुझाव भी पार्टी के राजनीतिक ढांचे की चर्चा का गठन उसमें किया गया है। अब पार्टी का गठन जो संयोजक समिति हैं उनके जरिए किया जाएगा। नाहिद इस्लाम को पार्टी के संयोजक के रूप में चुना जाएगा।
इमेज के तौर पर, तस्वीरों के तौर पर देख सकते हैं कि क्या अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इन दोनों इमेज के बीच में, इन दोनों तस्वीरों के बीच में कोई बड़ी लकीर खिंच पाएगी। हालांकि जो नाहिद इस्लाम है वो पार्टी के संयोजक के तौर पर काम करे गए और उनको चुना भी गया है, लेकिन आने वाले समय में ये किसी के हाथों की कठपुतली ना बन जाए, इसकी क्या गारंटी होगी। मनोज कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, आपने तो देखा है कि जब कोई आदमी राजनीति में चला जाता है और राजनीति में जाने के बाद संकेत निकल कर आते हैं, जैसे किसी ने सोचा नहीं था कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद ये जो शख्स है मोहम्मद यूनिस, ये खुद आतंकवादी बन जाएगा, इस तरह की घटना करेगा जिसकी पूरे विश्व में निंदा हो कि भाई आपने शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दे दिया है, जो अत्याचार कर रहा है, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, लोगों को सरियाम मारा जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, जिसने बंगाल को बनाया, बंग बंधु जिनका कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को आग लगाने की कोशिश की और आप चुपचाप बैठे हैं, आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप परेश बरुआ के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप तमाम कट्टरपंथियों के साथ मिलकर भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए उसकी चर्चा कर रहे हैं। और तो और पूरे विश्व में वो आईएसआई जो कि बदनाम है आतंकवादियों को पालने के लिए, आप उनको रेड कारपेट बिछाते हैं, बंगाल में बुलाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की विजिट कराते हैं और आप हथियारों पर चर्चा करते हैं कि कैसे यहां पर और अत्याधुनिक हथियार बनाया जाए जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये कैसा शांति का नोबेल पुरस्कार है? तो क्या इसकी गारंटी है कि जितने भी छात्र जो अब राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीतिक मैदान में कूदने वाले हैं, वो आने वाले समय में मोहम्मद यूनिस के इशारे पर चलेंगे या फिर वही अमेरिका का डीप स्टेट आके यहां पर कठपुतली की तरह लोगों को नचाएगा? देखिए मनोज जी, ये जो युवाओं का जो मूवमेंट है या जिस तरीके से उनका जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, ये ऑब्वियस है कि वहां पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके कारण आई। और अभी भी शेख हसीना का जिस तरीके से वहां पे एक सामाजिक और राजनीतिक जो एक प्रभाव है वो समाप्त नहीं हुआ है। वो लोग शांत है और कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में अभी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी आपने मुजीबुर रहमान की जो बात की, ऑब्वियस है कि किसी भी देश का जो जिस देश के बनाने वाले जो पुरुष है, उसका अगर किसी तरीके से उसका समाप्त किया जाए तो उस पर लोग निकल के आएंगे। और जो बांग्लादेश की जो जनता है, आप हम सबको इतिहास से सीखना चाहिए कि 1971 में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने उनके साथ जो एट्रोसिटी की और उसी का नतीजा हुआ, चाहे लैंग्वेज वाला मुद्दा हो, और उसके बाद से भारत ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन तो होगा। और अब इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, ऑब्वियस है कि आपने बड़े अच्छे सवाल किए, क्योंकि देखिए बिना नेतृत्व का कोई भी आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें शेख हसीना, और अभी आपने बताया कि हो सकता है कि अभी इसके पहले के वक्ता बता रहे थे कि बीएनपी और जो हमारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर है खालिदा जिया, इन दोनों के बीच में एक तरीके का एक पैचअप कराया जा रहा हो ताकि ये लोग बांग्लादेश को बचाए। क्योंकि देखिए, आज बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस की सवाल है। जिस प्रकार से पिछले 6-7 महीने में यूनुस सरकार ने बिल्कुल हर फ्रंट पे फेलियर हुआ है। आप चाहे वहां पे जो एट्रोसिटी हो रही है और खास करके माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ, वहां के लोगों के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो रही है। आप देखिए, अगर पिछले 10 सालों में शेख हसीना ने जिस प्रकार से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुधारा था और उसका जीडीपी में जो ग्रोथ हुआ था, और इसमें नो डाउट इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट मतलब था और अभी भी है, और वो चाहता है कि हम उसके बांग्लादेश के माध्यम से इंडिया को चेक करें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड का एक जो वर्ल्ड ऑर्डर और खास करके साउथ एशिया में जिस तरीके से चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका में बैठ के गाजा को कंट्रोल करना चाहता है, और जबकि भारत यहाँ पे बगल में, जबकि ट्रंप ने खुद बोल दिया कि बांग्लादेश को भारत खुद से देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भारत की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब रही बात कि हम उसमें कैसे इंटरवेन करें, तो नो डाउट आज आपके पास शेख हसीना बैठी हुई है, जो एक पॉपुलर लीडर है, जो एक मैंडेट के साथ चुनाव जीत के आई हुई है। तो मुझे लगता है कि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम वहां के लोगों, लेकिन ये चुनाव कब होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और वाकई क्या मोहम्मद यूनिस चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो जाए? बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निपुण साहब का जो हमारे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ेंगे और बात